तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में। जी हाँ, ये जो शो था आज हमें काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। कुछ टर्न्स थे, कुछ ट्विस्ट थे और क्या रॉ और स्मैकडाउन के टैग टीम टाइटल्स फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है यूनिफाई, उसके बारे में हमको कुछ आइडिया पता लगा है। तो इंटरेस्टिंग है, सारे शो के बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। अपने ओपिनियंस जो है नीचे कॉमेंट्स में छोड़ना ना भूलें और वो लाइक बटन तो भाई दबाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 चीज से जिसने शो को स्टार्ट करा, एंड दैट वाज द मिज। द मिज आते हैं रिंग के अंदर और वो तारीफ करते हैं किस तरीके से कोडी रोड्स वापस आ चुका है। लेकिन यहाँ पे वो एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि उनका जो मैच होगा आज कोडी रोड्स के साथ रॉ में, क्या उसमें कोडी रोड्स का कोई भी चांस है जीतने का। वो कहते हैं मैं खुद अपने गेस्ट से पूछ लेता हूं, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। और उनकी जो एंट्रेंस थी यहाँ पे भाई, पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो पायरो का ऐसा लग रहा है महीने का जो बजट था वो लगा दिया आज मंडे नाइट रॉ में कोडी की एंट्रेंस पे। इतना सारा पायरो कि काफी लोग ट्विटर पे कह रहे थे भाई ये तो ओवर हो गया, इतनी भी जरूरत नहीं थी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी कोशिश करी यहाँ पे कोडी रोड्स को एक मेगा स्टार की तरह पोर्ट्रे करने की, दिखाने की, और डेफिनेटली वो चीज कमाल लग रही थी। तो कोडी रोड्स के लिए चैंट्स हो रही थी और मिज इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि कैसे भाई कोडी उन्हीं के शो पे आके इतनी पॉपुलैरिटी ले रहे हैं और मिज के बारे में यहाँ पे कोई केयर नहीं कर रहा। तो मिज पहले यहाँ पे बोलते हैं कि लास्ट वीक जो ट्रिब्यूट था कोडी का फॉर डस्टी वो काफी बढ़िया था, तो डस्टी की चैंट्स होती हैं। लेकिन मिज कहते हैं कि अगर डस्टी ना होता तो कोडी रोड्स आज एक सन ऑफ प्लम्बर नहीं बल्कि खुद एक प्लम्बर होता। तो कोडी रोड्स को यहाँ पे वो बेसिकली शॉट्स लेते हैं उनके ऊपर, क्राउड मिज को ऑब्वियसली यहाँ पे बू करता है। लेकिन यहाँ पे कोडी बोलते हैं कि भाई मिज तुम जो हो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो इन 6 सालों में। और कोडी यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई अगर पिछले 6 सालों की बात करें मिज, तो तुम्हें भी पता है कि मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ। वो कहते हैं इस समय मेरा इरादा डब्ल्यूडब्ल्यूई में अलग है। आई वॉन्ट टू विन द यूनिफाइड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल बेल्ट। और मिज कहते हैं बेल्ट नहीं होती भाई, टाइटल होता है। बेल्ट तो तुम अपनी पैंट के ऊपर पहनते हो। तो ये कुछ वर्ड्स थे कोडी ने जो अपने प्रोमो में यूज करे, जो कि ऑफिशियली बैंड है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन उस तरीके से सेगमेंट को स्क्रिप्ट करा गया था। मिज कहते हैं भाई अभी तुम बहुत दूर की सोच रहे हो कोडी, तुम्हारा जो अभी रूट रहेगा उस चैंपियनशिप तक वो काफी दूर है, क्योंकि सेथ रॉलिंस अभी तुमसे 100% डन नहीं है और इनफैक्ट आज तुम मुझे भी जो है इस मैच में नहीं हरा पाओगे। तो कोडी कहते हैं कि देखो भाई मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं मिज, लेकिन तुम मेरे से डरते हो और कहीं ना कहीं यह बात भी तुम जानते हो। और वो कहते हैं जहां तक बात रही सेथ रॉलिंस की, अगर वो मुझे एक चैलेंज देता है तो मैं हमेशा उसको एक्सेप्ट करूंगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक आज के मैच की बात है, मे द बेस्ट मैन विन। और यहाँ पे मिज जो है एक चीप शॉट मारने की कोशिश करते हैं, बट कोडी मिज को उठा के रिंग के बाहर फेंकते हैं। तो मिज के शो पे आके कोडी वाज द मोर पॉपुलर गाय और यहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली बता दिया मिज को कि मुझे तुम्हारे से कोई यहाँ पे डर लगता है नहीं। एक अच्छी ओपनिंग सेगमेंट थी कोडी रोड्स के लिए। डिट्रॉइट का क्राउड बहुत हॉट था, तो ओवरऑल गाइज ये काफी बढ़िया था। इसके बाद हम बात करें तो डोमिनिक का मैच होता है वीर महान के साथ, और यहाँ पे ओरिजिनली जो शेड्यूल्ड थे वो थे रे मिस्टीरियो। आई डोंट नो वो क्यों नहीं आए, लेकिन मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई उस मैच को या तो बचा रही है या फिर किसी रीजन की वजह से रे मिस्टीरियो आज रॉ पे नहीं थे। लेकिन वीर महान का एक डेब्यू मैच था रॉ पे और उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करा। उनकी रेसलिंग, जिस तरीके से वो अपने आप को एज अ हील दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, लोग उनको कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं। उनके मूव्स अच्छे हैं और सबसे बढ़िया बात है कि वो इंग्लिश भी आराम से बोल पाते हैं। तो आई थिंक ये ओवरऑल जो कैरेक्टर बन रहा है वीर का, वो एक बढ़िया हील बन सकता है। मे बी चैंपियनशिप्स भी जीत सकता है। अनस्टॉपेबल तरीके से उसको बुक करा जा रहा है, क्योंकि आज उन्होंने डोमिनिक को सिर्फ डिफीट नहीं करा बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिया, और इतना ज्यादा कि डोमिनिक को स्ट्रेचर पे जो है वो लेकर जाना पड़ा। तो उनकी डोमिनेंस क्लियर है मंडे नाइट रॉ पे। और जब बैक स्टेज उनसे इंटरव्यू में पूछा गया ऐसा तुमने क्यों करा है, तो वीर महान की स्टेटमेंट क्लियर थी कि भाई आई स्ट्राइक फियर इन द हार्ट ऑफ एवरी मैन, यानी कि हर कोई मुझसे डरता है। तो अच्छा डेब्यू काफी, और इंटरेस्टिंग है कि कब तक इनको इस पिच पे रखा जाएगा। क्या 2 हफ्ते बाद विंस भूल तो नहीं जाएंगे कि ये भी हमारे रोस्टर पे है? आई होप कि ऐसा ना हो। इसके बाद बात करते हैं तो एजे स्टाइल्स और डेमियन प्रीस्ट का मैच था, जो कि शेड्यूल्ड था, ऑफिशियली अनाउंस था शो से पहले। लेकिन हमें अर्लियर टुनाइट की एक सेगमेंट दिखाई जाती है कि कैसे एजे स्टाइल्स और डेमियन प्रीस्ट के बीच में एक ब्रॉल हुई थी। तो थिंग्स काफी यहाँ पे जो है वो हीटेड अप थी। ये मैच काफी बढ़िया चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जब एजे स्टाइल्स नियर आ रहे हैं टू हिज विक्ट्री, डेमियन प्रीस्ट एकदम से रिंग के बीच में लाइट्स ऑफ होती हैं, वो पोज करते हैं और ये चीज वहीं पे खत्म कर दी जाती है। तो कोई रिजल्ट नहीं मिला इस मैच का। लेकिन बैक स्टेज एजे स्टाइल्स कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूं कि क्या सारी गेम्स चल रही हैं एज की, और जो भी वो करता रहे वो काम नहीं आएगा, बिकॉज एट द एंड आई विल गेट टू एज।
तो वो रीमैच एज स्टाइल्स को चाहिए रेसलमेनिया का, जो आई डोंट नो कब होगा डाउन द लाइन, लेकिन ये आज हमें देखने को मिला। मैच का कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं था। इसके बाद हम बात करें तो एक कोडी रोड्स का मैच हुआ मिज के साथ और रिंग साइड पे आके बैठ जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और ऑब्वियसली वो इन्वॉल्व थे क्योंकि कोडी रोड्स के साथ अभी उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। कोडी ऑब्वियसली यहाँ पे हरा दिया उन्होंने मिज को, एक अच्छा मैच था, डिसेंट मैच आफ्टर हिटिंग अ क्रॉस रोड्स। लेकिन मैच के बाद सेथ रॉलिंस कन्फ्रंट करते हैं कोडी को और कहते हैं कि देखो भाई, सिंपल सी बात है कि मैं अनप्रिपेयर्ड था तुम्हारे लिए, तुम एक सरप्राइज थे रेसलमेनिया में, लेकिन अब मैंने देख लिया तुम क्या कर सकते हो, और तुमने अभी रिसेंटली जो है आज रॉ में मेंशन करा है कि रीमैच, तो क्यों ना इस बार मैं प्लानिंग से आऊं और मैं तुम्हें रीमैच जो है एक ऑफर करता हूं। और यहाँ पे कोडी रोड्स चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली गाइस ये मैच जो है हमें बैकलैश में देखने को मिलेगा, जहां पे कोडी वर्सेस सेथ का ये रीमैच होगा। इंटरेस्टिंग रहेगा ये सब कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोडी को ऐसे एकदम पुश नहीं मिलना चाहिए टू रोमन रेंस, उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विक्ट्रीज चाहिए, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम भी बोले हाँ भाई कोडी एक वर्दी कंटेंडर है फॉर द टाइटल। जबकि उन्होंने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी ऑन डे 1, इतनी इजीली वो वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। और रॉलिंस भी प्रोबेबली सेम गोल के लिए लड़ रहे हैं जो कोडी को चाहिए, एंड दैट इज रोमन रेंस चैंपियनशिप। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा भाई देखना कि आखिर क्या होता है सीन, क्या सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन होगा, कोडी वर्सेस रोमन, या फिर एक ट्रिपल थ्रेट की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अभी के लिए गाइस ये मैच आई थिंक होगा रेसलमेनिया बैकलैश में। इसके बाद हम बात करें गाइस तो बैक स्टेज यहाँ पे टोमासो चांपा की इंटरव्यू होने वाली थी, जो कि ऑफिशियली अब मंडे नाइट रॉ के रोस्टर का पार्ट है। और एक कमाल की बात यह है कि WWE ने इस बार उनका नेम नहीं चेंज करा, जो कि शॉकिंग है लेकिन गुड न्यूज है। और यहाँ पे आके उनको इज़ीकियल जो है यानी कि इलायस वो इंटरप्ट करते हैं, वो उनसे बात कर रहे होते हैं। केविन ओवेंस यहाँ पे आते हैं और वो सबको बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये बंदा एक्चुअली में इलायस है, लेकिन टोमासो चांपा भी ये बात मान जाते हैं कि ये तो भाई इज़ीकियल ही है। तो ये फनी सी सेगमेंट थी जो कि हमें देखने को मिली। आई थिंक ये लीड करेगी केविन ओवेंस और इलायस के मैच में। और एक और केविन ओवेंस के बैक स्टेज सेगमेंट थी, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके बाद नाओमी का मैच होता है लिव मॉर्गन के साथ, जो कि ओरिजिनली एक मैच था टैग टीम टाइटल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे बताया गया कमेंट्री पे कि रिया रिप्ली अभी कोविड प्रोटोकॉल में है, तो मैच इस हफ्ते की बजाय अब नेक्स्ट वीक होगा। और काफी क्विक मैच था यहाँ पे, जहाँ पे नाओमी ने लिव मॉर्गन को इजीली हरा दिया, कुछ खास नहीं। लिव ने साशा को हराया स्मैकडाउन पे, एक बार फिर से टिपिकल WWE 50-50 बुकिंग। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बॉबी लैशली आ जाते हैं रिंग में, जबकि MVP को अपनी VIP लाउंज सेगमेंट करनी थी ओमॉस के साथ। और बॉबी लैशली आंसर मांगना चाहते हैं MVP से कि भले क्यों उन्होंने जो है MVP ने उन पे टर्न करा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि या तो तुम बाहर आओ या फिर ये तुम्हारा जो VIP लाउंज का पूरा सेट है इसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। MVP बाहर आते हैं गाइज, और एक काफी अच्छा बैक एंड फोर्थ प्रोमो सुनने को मिला लैशली और MVP के बीच में। एक तरफ MVP का पॉइंट ये था कि भाई लैशली को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, क्योंकि इतने टाइम में लैशली ने जो अचीव करा है वो MVP की वजह से है। लेकिन बॉबी लैशली ये कहते हैं कि भाई MVP तो अपना करियर खत्म करने एक लास्ट रन में आया था WWE में, लेकिन क्योंकि उसको मेरा सक्सेस दिखा तो मेरे साथ जुड़ गया ताकि वो चीज उसको आगे तक ले जा सके, उसका करियर जो है वो अलाइव रह सके। तो ये दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की कोशिश नहीं कर रहे, मान नहीं रहे हैं उस बात को। और MVP कहते हैं कि भाई देखो लैशली तुम पास्ट हो, मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ और मेरे साथ ओमॉस खड़ा है जो कि फ्यूचर है। तो वो कहते हैं कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, लेकिन हम आगे जाएंगे। और लैशली कहते हैं भाई पहले देखो मैं ओमॉस को डिस्ट्रॉय करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ MVP। तो ये फ्यूड अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग है देखना कि किस तरीके से बॉबी लैशली को बुक करा जाएगा। भले MVP वर्सेस बॉबी लैशली, क्या एक एक्चुअल मैच हो सकता है डाउन द लाइन गाइस, वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी होते हैं बैक स्टेज विद एडम पियर्स और सोनिया डेविल। उनको मैच मिल गया नेक्स्ट वीक के लिए अगेंस्ट फिन बैलर, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे ये है कि उनका नाम चेंज कर दिया गया है और ऑस्टिन जो वर्ड है उनके नाम से हटा दिया गया है। नाउ ही इज जस्ट थ्योरी। तो भाई आई डोंट नो ऐसा क्यों करा गया। मे बी रेसलमेनिया के बाद विंस मैकमैन को लगा कि भाई एक ही सच्चा जो है वो ऑस्टिन है WWE में, तो हमको यहाँ पे इसको सिर्फ थ्योरी बुलाना चाहिए। तो वो यहाँ से चले जाते हैं अपना मैच लेके नेक्स्ट वीक के लिए। रूमर्स आ रहे हैं कि ही माइट विन द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और फिर केविन ओवेंस आते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक में इज़ीकियल का जो है वो लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहता हूँ, और उससे सबको पता लग जाएगा कि वो एक्चुअली में इलायस है, जिसके लिए एडम पियर्स और सोनिया डेविल जो है वो हाँ बोल देते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए एक अच्छी सेगमेंट हो सकती है। और उसके बाद सोनिया कहती हैं कि मैंने फाइनली बियांका को जो है वो अपोनेंट सिलेक्ट कर लिया रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। एडम पियर्स कहते हैं तो मुझे तो बताओ, लेकिन वो कहती है मैं लेट हो रही हूँ, तो मेरी बात मानो, वो बहुत कमाल का सरप्राइज रहने वाला है, अब मैं सीधा रिंग में जाऊंगी। तो इसके बाद बियांका का मैच देखने को मिला क्वीन जेलिना के साथ। इजीली वो जीत गई, कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था। लेकिन मैच के बाद आती हैं यहाँ पे सोनिया डेविल रिंग में
और वो बहुत सारे नाम यहाँ पे कहती हैं, जैसे कि रिया रिप्ली, उन्होंने अलेक्सा ब्लिस का भी नाम लिया कि कौन कौन पॉसिबली बियांका को चैलेंज कर सकता है। वो कहती है मेरे पास एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट है बियांका, तुम इसको साइन करो। तो बियांका कहती है मैंने बोला था मैं फाइटिंग चैंपियन हूं, तो वो साइन करती है उसे। ड्रम रोल आता है, सबको लग रहा होगा आस्का बेली किसी का रिटर्न होगा, बट इट वॉज नन अदर देन सोनिया डेविल हरसेल्फ। मुझे ट्विस्ट पसंद आया कि सोनिया डेविल फाइनली वापस आ रही हैं और सीधा उन्होंने यहाँ पे अपनी पावर को एब्यूज करके एक रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच ले लिया है अगेंस्ट बियांका बेलेयर। आई डोंट थिंक वो टाइटल को जीतने वाली हैं, बट स्टोरी लाइन के हिसाब से फॉर रेसलमेनिया बैकलैश ये बात काफी बढ़िया लगी और इस मैच के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। एडम पियर्स बैक स्टेज कन्फ्रंट करते हैं सोनिया को कि ये तुमने क्या करा, और सोनिया कहती है देखो भाई मैं ऑफिशियल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मजे की बात है कि तुम अपनी प्राइम में नहीं हो पियर्स, तो तुम अब ये सब नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बेइज्जती कर दी एडम पियर्स की, बट कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है एंड दिस इज द मैच फॉर रेसलमेनिया बैकलैश। ये सेगमेंट गाइस मुझे पसंद आई। इसके बाद R-Truth जो है वो ये अपनी बैचलर पार्टी से निकल रहे हैं भाई, और दूसरी तरफ डेना ब्रुक टमीना अपनी बैचलर पार्टी में है, और ये सारे बाहर निकलते हैं रेजी, अकीरा टोजावा, और इनको भाई याद आता है कि 24/7 टाइटल तो डेना के पास है, तो उसके पास जाना चाहिए, कोई पार्टी में शायद उनको हरा ना दे फॉर द टाइटल। तो पार्टी में जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हुम्बर्टो आ जाते हैं, एंजल, और उसके बाद निकी क्रॉस, और वो कोशिश करती हैं डेना को हराने की, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं। और R-Truth फिर कहते हैं कि देखो भाई हम सब लोगों को 24/7 चैंपियनशिप से ज्यादा हमारे प्यार ने जोड़ कर रखा हुआ है, और नेक्स्ट वीक के लिए क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफिशियली सर्टिफाइड बंदा हूँ जो शादियां करा सकता है, तुम दोनों की डबल मैरिज नेक्स्ट वीक रॉ पे होगी, अकीरा टोजावा टमीना एंड ऑब्वियसली दूसरी साइड डेना ब्रुक और रेजी। तो ये सेगमेंट होगी, आई डोंट नो क्या WWE करने वाली है। आई थिंक WWE 24/7 चैंपियनशिप की जो रिटायरमेंट है वो काफी क्लोज आ रही है, मे बी नेक्स्ट वीक गाइस वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि ऑफिशियली एडवर्टाइज था एज द मेन इवेंट ऑफ द शो, लेकिन बहुत टाइम बचा था शो में, तो ये मेन इवेंट होने वाला था नहीं। RK Bro का मैच अगेंस्ट अल्फा अकेडमी, काफी बार हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग मैच था हमेशा की तरह। एक बढ़िया RK और रैंडी ऑर्टन ने लगाई एट द एंड टू विन द मैच फॉर हिज टीम, लेकिन मैच खत्म होते ही स्क्रीन पे ऊसोस दिखाई देते हैं कि वो आ चुके हैं मिशन पूरा करने ट्राइबल चीफ का, यूनिफाई करने के लिए टैग टीम टाइटल्स को। तो वो रिंग में आते हैं और वो यहाँ पे चैलेंज थ्रो करते हैं RK Bro को, लेकिन इंटरप्ट कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और वो कहते हैं लास्ट वीक हमने अल्फा अकेडमी को हराया और अब हम फर्स्ट इन लाइन होने चाहिए फॉर द रॉ टैग टीम टाइटल्स। तो उसोस कहते हैं भाई कोई लाइन नहीं होती, जब एक ही लाइन होती है एंड दैट इज ब्लड लाइन। तो यहाँ पे वो बेसिकली सारी टीमें, जो तीनों टीमें हैं, आपस में आ चुकी हैं, कन्फ्रंट कर रही हैं एक दूसरे को, और रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई ये सारी लड़ाई हमें रोकनी चाहिए, और फिलहाल क्या करना चाहिए कि ऊसोस का मैच होना चाहिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का प्रपोजल ये था ऊसोस को कि पहले हम टाइटल जीत जाएं, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूनिफाई करने के लिए टाइटल्स, जब हम तुम्हें भी हराएंगे। तो मेन इवेंट कन्वर्ट होता है यहाँ पे ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था, टैग टीम मैच। मुझे काफी मजा आया इसको देख के, लोग एट द एंड दिस इज ऑसम चैंट कर रहे थे, लेकिन विक्ट्री आई थिंक वही होनी थी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊसोस को यहाँ पे जीतना था। लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिलता है एट द एंड ये एक काइंड ऑफ ब्रॉल में कन्वर्ट होता है, ऊसोस चले जाते हैं रिंग से, लेकिन रैंडी ऑर्टन जो है वो रिडल के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये दोनों टीम्स कन्फ्रंटेशन करती हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन जब RKO लगाने की कोशिश करते हैं ऑन मॉन्टेज फोर्ड, यहाँ पे ऊसोस वापस आते हैं इन द रिंग एंड दे अटैक RK Bro, और वो दोनों रॉ और स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स को रेज करते हैं। तो भाई क्लियरली WWE की डायरेक्शन है इन टाइटल्स को यूनिफाई करने की, जो कि आने वाले हफ्तों में या फिर बैकलैश में हमको देखने को मिलेगा। और इस चीज के रिगार्डिंग गाइज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे पॉडकास्ट आने वाला है, जिसमें आपको इनसाइड डिटेल बिल्कुल मिलेगी कि क्या आखिर WWE कर सकती है, क्या उनके आइडियाज हो सकते हैं। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें विद असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप जाके फॉलो कर लें अगर ऑलरेडी नहीं करा है। लेकिन ये था आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। शो मुझे काफी पसंद आया, आप लोग अपने ओपिनियंस दें नीचे कमेंट्स में। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।